हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। एंड हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन वाले पोर्शन पर, और सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे थे अभी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved per 100 gram of solvent, or specific amount of solute that can be dissolved in specific volume of solvent is called its solubility। तो यहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब solubility को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहली बात हम लोगों ने किया टेम्परेचर के बारे में। तो solubility of some substances are increases and solubility of some substances are decreases with increase in temperature। तो जो सब्सटेंस एंडोथर्मिक नेचर के हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, इसके बाद आपका पोटेशियम क्लोराइड है, इन सभी सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर एडअप करने पर डिक्रीज होती है। और वो सभी सब्सटेंस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। इट मींस द solubility of the substances increases or decreases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पर अलग अलग सब्सटेंसेस की solubility कम या ज्यादा हो सकती है। ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर। टेम्परेचर के बाद अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिसॉल्व इन बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिसॉल्व इन बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व होता है। इट मींस नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सॉल्यूट भी कह सकते हैं आप। मे भी अभी आपको पता कि सॉलिड, लिक्विड और गैस से उसका कोई लेना देना नहीं है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड NaCl इज देयर, तो NaCl इज डिसॉल्व इन NaCl is dissolve in water। NaCl कहाँ पे डिसॉल्व होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा। इट मीन्स व्हाट हैपन्स, पोलर सब्सटेंसेस आर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर सब्सटेंसेस, और पोलर सब्सटेंसेस जो पोलर सब्सटेंस है, जैसे इथेनॉल है, ईथर्स है, तो आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस, polar substances dissolve in polar solvent, dissolve in polar solvent, dissolve in polar solvent। तो वो सब्सटेंस जो आयोनिक कंपाउंड है या पोलर सब्सटेंस है, तो वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, the non-polar substances dissolved in non-polar solvent and the polar substances dissolved in पोलर सॉल्वेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड में भी क्लियर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या आयंस वाले जो कंपाउंड है, इट इज डिसॉल्व इन वाटर। और वाटर भी कैसा है? पोलर इन नेचर। तो सोल्युबिलिटी के लिए एक सिंपल सा फैक्टर हम बोलते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। फॉर सोल्युबिलिटी आपको ध्यान रखना है, फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, solubility of compound। तो solubility of compound के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, like dissolve like, like dissolve like। it means non polar to non polar and polar to polar। जहां पे non polar substance non polar solvent में dissolve होते हैं और polar substance polar solvent में dissolve होते हैं। तो this is the statement, like dissolve like, जैसा जैसे को घुलता है। तो NaCl होगा, इट डिसॉल्व इन वाटर, बट इट इज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। बट अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा तो इट डिसॉल्व इन बेंजीन, इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पोलर टू पोलर एंड नॉन पोलर टू
नॉन पोलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद अगले टॉपिक पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो दैट टॉपिक इज solubility of gases. That topic is the solubility of gases. अब हम बात करेंगे गैसेस की solubility के बारे में। तो क्या गैसेस पानी में डिसॉल्व होते हैं? गैसेस आर डिसॉल्व इन वाटर, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये ध्यान रखना है, ऑल द गैसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। इट्स एक्सटेंट इज लेस और मोर। तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे? नंबर 1, ऑल। तो पहले हम लोग किस कॉलम पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पॉइंट नंबर 1, पहली बात ध्यान रखना है, ऑल द गैसेस आर डिसॉल्व, all the gases are dissolved in water. All the gases are dissolved in water. Dissolve in water. It is in less or more extent. More extent. कुछ गैसें कम घुलती हैं और कुछ गैसें ज्यादा घुलती हैं। Some gases are less soluble and some gases are more soluble, but the gases are dissolved in water. Okay, it is responsible for aquatic life. It is responsible for aquatic life, और इसी के कारण पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी देखोगे आप या नदियों के अंदर देखोगे तो वहां पर फिशेस रहते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एक्वाटिक रीजन, सी रीजन और रिवर के अंदर भी ढेर सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं इनसाइड द वाटर। तो दिस इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में क्या ध्यान रखना है? ऑल द गैसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। इट इज इन लेस और मोर एक्सटेंट, उसका अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वाटिक लाइफ। नंबर 3, ओके, नंबर 3, 9 ppm oxygen gas dissolve in water, 9 ppm oxygen gas dissolve in water at 20 degrees centigrade. 9 ppm oxygen gas dissolve in water at 20 degrees centigrade. Carbon dioxide gas is dissolved in soda water or dissolved in cold drinks, dissolve in cold drinks. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहां पर डिसॉल्व करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं। प्लीजेंट फ्लेवर मिलता है, इससे एसिडिक नेचर हो जाता है बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है ना, तो एसिडिक नेचर होगा और प्लीजेंट लगता है पीने में, प्लीजेंट टेस्ट डेवलप हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो 9 ppm ऑक्सीजन गैस इज डिसॉल्व इन soda water at 20 degree centigrade. CO2 gas is dissolved in cold drink. CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो यहां से बातें अब सब क्लियर हो रही है कि गैसेस आर डिसॉल्व इन वाटर, है ना, गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। और सोडा वाटर की बोतल को आप खोल करके देख सकते हैं। जैसे ही आप बोतल को खोलेंगे, बोतल का ढक्कन आपने ओपनर से खोला तो गैस निकल करके बाहर जाएगी, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी अब कम होने लगी, बाहर निकली मतलब सॉल्युबिलिटी कम हुई। इसका मतलब प्रेशर लगा करके गैस को कहां पर? इनसाइड द बोतल फिल किया गया था। तो गैस इज प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, है ना। तो सॉल्युबिलिटी पे अब क्या क्या फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टेड द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स affected the solubility of gas, factor
affected the solubility of gas. गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स affected the solubility of the gas. Number one, nature of the gas. Nature of the gas. पहली बात, nature of the gas. तो क्या ध्यान रखना है इसमें? Some gases are easily liquefied or reacts with water to form ions, produce ion. Some, तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? The gases which are easily liquefied, gases which are easily liquefied or form ions in water, it is highly soluble. तो वो गैस है जो वाटर के साथ आयंस फॉर्म करती है या जो जिनको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, वो हाईली सोलुबल होती है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया. तो अमोनिया गैस पानी में मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर. ओके, तो अमोनिया HCl सॉल्यूशन कैसे बनता है? HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब HCl गैस वाटर के साथ आएगा तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है. इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है HCl में, ठीक है. तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विफाइड होती है और जो वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व भी होती है. जैसे CO2 है तो वो H2CO3 फॉर्म कर लेगा. तो दैट गैसेस आर हाईली सॉल्युबल. तो पहली बात, द गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइड आर फॉर्म आयंस विद वाटर आर हाईली सॉल्युबल. वो गैस हाईली सॉल्युबल होते हैं जो आयंस फॉर्म करते हैं या जिनको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. उनकी सॉल्युबिलिटी अदर गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है ना. और हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और हाइड्रोजन आर लेस सोलुबल गैसेस, ये लेस सोलुबल गैसेस हैं, ठीक है ना. बिकॉज दे आर नॉट इजीली लिक्विफाइड, ये आसानी से लिक्विफाई भी नहीं होते हैं. एंड डू नॉट फॉर्म आयन विथ वाटर, दे आर नॉट इजीली लिक्विफाइड एंड डू नॉट फॉर्म आयन विथ वाटर, और ये वाटर के साथ आयन भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो इस टाइप की जो गैसेस हैं वो लीस्ट सोलुबल या लेस सोलुबल होती है. उसमें से हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है. इनर्ट गैसेस की बात अगर करेंगे तो हीलियम इज द लीस्ट सोलुबल, लीस्ट सोलुबल गैस इन वाटर. हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है. और इनर्ट गैसेस में भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउनवर्ड्स, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ानॉन, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना. ज़ानॉन की सॉल्युबिलिटी, रेडॉन की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि रेडॉन इनर्ट गैस होता है तो नॉर्मल प्रॉपर्टी में उसकी बात नहीं होती, ठीक है. ज़ानॉन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करता है, इसलिए नीचे जाने पर इनर्ट गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है. बट हीलियम इज द लीस्ट सॉल्युबल. तो पहली बात ये हो गई कि जो गैसें आसानी से लिक्विफाई होती है, जिन्हें हम आसानी से द्रवित कर सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अदर गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक. अब दूसरी बात करते हैं. तो नेचर ऑफ गैस हो गया. अब बात करेंगे हम टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को हम कैसे ध्यान रख पाएंगे? तो टेम्परेचर देखिए, जब आप वाटर को बॉईल करने के लिए रख दीजिए गैस पर, है ना, एक बर्तन कंटेनर में पानी लीजिए, उसको बॉईल होने के लिए रख दीजिए. तो जब भी आप देखेंगे, जब भी कोई लिक्विड या वाटर बॉईल होता रहता है तो क्या दिखेगा आपको? बबल्स आर कम्स आउट, उसमें से बुलबुले निकलते हैं. बबल्स आर कम्स आउट. तो बबल्स आर कम्स आउट, इट मीन्स द गैसेस आर ऑल्सो कम्स आउट. तो बबल्स के साथ साथ गैसें भी बाहर निकलती है. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होती है, ठीक है. तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? द सॉल्युबिलिटी
the solubility of gases, the solubility of gases decreases, the solubility of gases decreases, the solubility of gases decreases with increase in temperature. The solubility of gases decreases with increase in temperature. तापक्रम बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है. ओके, तो solubility of gases decreases with increase in temperature. For example, when water is boiled, example, when water is boiled, then so many bubbles are released or passes. So many bubbles are released. It means the gases are pass from water. ओके, तो कैसे ध्यान रखेंगे, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर बबल्स फॉर्मेशन होगा और उस बबल्स के साथ साथ गैसें बाहर निकलेगी. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम फिश की बात करें या किसी भी सी ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसको ज्यादा अच्छा कब लगेगा, कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में. तो देखो, जैसे पानी गर्म होगा, जो गैसें हैं उसमें से वो स्केप करेंगी तो ऑक्सीजन भी निकल के जाएगी, ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. इट मींस रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो अच्छा कैसे लग सकता है, ठीक है ना. इट मींस द ऑर्गेनिज्म फील बेटर इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, उसको कैसा फील होगा, कोल्ड वाटर में अच्छा फील होगा एज कंपेयर टू हॉट वाटर, है ना. तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक. तो एक लाइन और लिख लेंगे, इन कोल्ड वाटर aquatic organism are in cold water, aquatic organism are more comfortable as compared to hot water, ठीक है, हॉट वाटर. तो ठंडे जल के अंदर जो जलीय जीव है वो ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में गैसेस बहुत सारी डिसॉल्व होती है, हाई क्वांटिटी में डिसॉल्व होती है और आसानी से रेस्पायर कर सकते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस एस्केप करेगी, गैसेस बाहर निकलने लगेगी, और गैसेस बाहर निकलेगी तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो फिर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए ठंडे पानी में अच्छा महसूस करेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेशर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर का जो इफेक्ट है, जैसा हमने आपको बताया कि सोडा वाटर था, है ना, तो सोडा वाटर की बोतल में प्रेशर लगा के हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सॉल्युबिलिटी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं. जितना वो नॉर्मल सॉल्युबल हो सकती थी उससे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस वहां पर डिसॉल्व की जा सकती है बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है. तो प्रेशर लगाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेनरीज लॉ. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इसको हम लिख के आएंगे आपके लिए आगे हेनरीज लॉ के फॉर्म में, हेनरीज लॉ, ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कैसा लिखेंगे, हेनरीज लॉ के फॉर्म में लिखेंगे. तो वो गैसेस जो डिसॉल्व हो रही है, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. इसीलिए जैसे ही आप
बोतल को ओपन करते हो तो गैस बाहर निकल के आती है, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा अगर डिसॉल्व कर दिया है, जबरदस्ती बंद कर दिया है तो अपने आप बाहर निकल के आएगी, मतलब इनसाइड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। तो अब हेनरीज लॉ लिखते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हेनरीज लॉ एट अ certain temperature, at a certain temperature मतलब एक निश्चित तापक्रम पर, एक गिवन टेम्परेचर पर, at a certain temperature, at a certain temperature, the mass of gas, the mass of gas, the mass of gas at a certain temperature, the mass of gas which dissolve in, the mass of gas which dissolve in, the mass of gas which dissolve in a definite volume of liquid, which dissolve in a definite volume of liquid, mass of gas which dissolve in definite volume of liquid, is proportional to the pressure, is proportional to the pressure, is proportional to the pressure। ओके, मतलब जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि लॉ है तो स्पेसिफिक रहेगी सारी चीजें, टेम्परेचर गिवन है लाइक दिस, है ना। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस व्हिच डिसॉल्व इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज proportional to the pressure, is proportional to the pressure of the gas, is proportional to the pressure of the gas, proportional to the pressure of the gas। okay, so m mass of gas dissolved is directly proportional to pressure, or m equal to kp, m equal to kp, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, proportionality constant हो जाएगा। तो हमको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, at a particular temperature the mass of gas dissolved is directly proportional to the pressure of the gas, mass of gas dissolved is directly proportional to the pressure of the gas। घुलने वाली या विलय होने वाली गैस की मात्रा गैस द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होती है, जबकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। हेनरीज लॉ को हमने देखा सोलुबिलिटी पर, है ना। तो the mass of gas dissolved is directly proportional to pressure, mass of gas dissolved is directly proportional to pressure at a particular temperature, at a constant temperature or certain temperature। ठीक, अब इसी लॉ को हम देखते हैं in terms of partial pressure, in terms of partial pressure। तो पार्शियल प्रेशर का लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो अब अगली बात हम लोग करने वाले हैं, solubility of gas in liquid can be expressed in term of mole fraction, solubility of gas, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid in term of mole fraction, in term of mole fraction। तो मोल प्रवाज के टर्म में ये कैसा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज जैसा पहले था। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, कौन कितना प्रेशर लगाएगा, तो जिसकी क्वांटिटी मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके थ्रू लगने वाला प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये बेस किस पे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पर। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करती है, अगर कोई गैस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, 3 गैसें 4 गैसें 5 गैसें जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही, तो इसका टोटल प्रेशर जो होगा इट इज सम द प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस, दैट इज P1 P2 P3 एंड प्लस Pn। ओके, तो गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे ये 2 एटमॉस्फेयर, ये 3 एटमॉस्फेयर, ये 4 एटमॉस्फेयर, ये 5 एटमॉस्फेयर, ऐसा कुल प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस, सभी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर लगा, तो वो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, गैस के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि किसका मोल फ्रैक्शन कितना है, किसका मोल फ्रैक्शन मतलब किसका मोल अमाउंट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ
मोल फ्रैक्शन। अब हेनरीज लॉ को हम मोल फ्रैक्शन के ऑर्डर में ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas, the partial pressure of the gas is directly proportional to, the partial pressure of the gas is directly proportional to, partial pressure of gas is directly proportional to, partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction, or mole fraction directly proportional to mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution, gas in the solution. Okay, so in the solution, okay, so what is the in term of partial, in term of mole fraction, the partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas in the solution. It means what? Partial pressure is directly proportional to mole fraction. अब अगर वो सॉल्यूट होगा तो x, सॉल्यूट होगा तो x भी हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा तो x से हो जाएगा। तो P is directly proportional to x, और P इक्वल टू, यहाँ पे एक और कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, P इक्वल टू KH ओके। और यहाँ पे जो KH है इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH को क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले एक बार लॉ को फिर से याद कर लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसका जो अमाउंट है मोल्स पर मोल में जितना अमाउंट है वो प्रेशर, उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और P इक्वल टू KHX, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हेनरीज लॉ इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करने वाले थे हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में। तो KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर द गैसेस। और क्या क्या चीज है ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ KH एट एनी कॉमन टेम्परेचर, एट एनी कॉमन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ KH एट एनी कॉमन टेम्परेचर, एट एनी कॉमन टेम्परेचर आर different for different gases, different for different gases। एक कॉमन टेम्परेचर पर ही अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर कई गैसें हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ओके, तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो द वैल्यू ऑफ KH एट एनी common temperature are different for the different gases, different for different gases, okay। for any gas, किसी भी गैस के लिए, for any gas, the value of KH, the value of KH increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, increases with increase in temperature। it means solubility decreases, it means solubility decreases। इसका मतलब solubility क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH बढ़ जाएगा। इट मींस मोर द वैल्यू ऑफ KH लेस द सॉल्युबिलिटी। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, मोर KH, मोर द value of KH
हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। लेस द solubility of gases, less the solubility of gases, तो gases की solubility उतनी कम हो जाएगी, less the solubility of the gases, okay। and now अब हम बात करेंगे application of Henry's law। अब इस Henry's law की हम लोग क्या Henry's law का हम लोग बेसिक यूज कर पाते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गया था, जो सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा वाटर है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट्स स्टोर्ड इन सोडा वाटर एट हाई प्रेशर। तो प्लीज एंड टेस्ट उसका लॉजिक था एक, है ना, और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है वो। बिटर अगर बेसिक हो जाएगा तो बिटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब हम और क्या क्या यूजेस हैं। तो एक्वाटिक लाइफ इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो ये भी हम जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं कि पानी में जो गैस है वो डिसॉल्व हुई, उसके कारण एक्वाटिक लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात हमने आपको बता ही दिया कि सोडा वाटर के अंदर या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व करते हैं। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स हम उसको कहते हैं, जो सी डाइवर्स भी कहते हैं कॉमनली इसको, जो समुद्र में जाते हैं, जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं। कभी अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो वहां पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सी के अंदर जाते रहते हैं ना। तो क्या हुआ, देखिए जैसे अब ऊपर का यहाँ पे जो प्रेशर है अर्थ के ऊपर क्रस्ट पर, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर सभी के ऊपर लगता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm ऑफ Hg, तभी हम लोग आसानी से यहाँ पे चल फिर पाते हैं, ठीक है। अब बारी आई समुद्र के अंदर जाने की। तो इनसाइड द सी जब कोई व्यक्ति जाएगा तो नीचे जैसे जैसे जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। इनसाइड द सी अंदर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब मोर गैसेस आर डिसॉल्व इन ब्लड, ब्लड में ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होती जाएगी, ठीक है। यहां तक भी ठीक है। अब जब वो पर्सन वापस से सरफेस पर आने की कोशिश करेगा, मतलब वापस से वो अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा, समुद्र के अंदर गया तो प्रेशर बढ़ा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब व्हेन पर्सन वांट टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस, जब वो सरफेस के तरफ आने की कोशिश करेगा तो गैसेस आर, अब जब प्रेशर कम होने लगेगा, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस देन गैसेस आर पासेस आउट। तब गैसेस पास होने की कोशिश करेगी, गैसेस कैपिलरी से निकलने की कोशिश करेगी, एंड इट फॉर्म्स द बबल, और वो बुलबुले बनाएगी। इट फॉर्म्स बबल्स, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बबल्स फॉर्म करेगी। और आपको पता है कि बबल फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस, है ना। तो वो क्या करेगा, रप्चर द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकता है। एंड दिस इज समटाइम इट इज अ मेडिकल कंडीशन, कई बार ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, अटैक भी आ सकता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं। तो टू protect the sea divers from this condition, the diver is used as a particular or specific mixture of the gases in the cylinder। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पर्सन क्या करता है, एक स्पेसिफिक मिक्सचर यूज करता है गैसेस का, यूज अ स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो, जो कि कम सॉल्युबल होती है, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को यूज करते हैं, ठीक, जिससे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो हम लोग बात कर लेते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स use a mixture of helium 11.7%, 50 nitrogen 56.2%, and oxygen
32.1%. Use scuba divers use a mixture of helium, nitrogen and oxygen in the given ratio, given percentage, in the given percentage. Okay, so scuba divers use a mixture of helium, nitrogen and oxygen at the place of pure oxygen, at the place of pure oxygen. ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन की जगह पर ये मिक्सचर यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए इस मिक्सचर को यूज करते हैं. अब ऐसा क्या हुआ, तो देखिए मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो हम लोग लिख भी लेते हैं इसको ताकि आपको ध्यान रहे. यूज दिस मिक्सचर फॉर ब्रीदिंग एट ग्रेटर डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, एट ग्रेटर डेप्थ द solubility of gases in blood increases. The solubility of gases in blood, solubility of gases in blood increases. तो ब्लड में गैसेस की solubility बढ़ती जाएगी. Solubility of gases increases in blood due to high pressure, due to high pressure, क्योंकि प्रेशर बढ़ते जाएगा. ड्यू टू हाई प्रेशर. ओके, तो जैसे जैसे कोई पर्सन नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस. ओके, अब आगे के पोर्शन को ऊपर से लिखते हैं. तो क्या ध्यान रखना है, स्कूबा डाइवर प्योर ऑक्सीजन की जगह अपने सिलेंडर के अंदर हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज करते हैं. अब हीलियम की सॉल्युबिलिटी इसमें से सबसे कम होती है, ये भी ध्यान रखना है. हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज करते हैं क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज हाई एट हाई प्रेशर. व्हेन द डाइवर कम्स अपवर्ड, व्हेन डाइवर्स कम अपवर्ड्स, और जब डाइवर ऊपर की तरफ आएगा, जब जो समुद्र में गया हुआ व्यक्ति है, द पर्सन कम्स अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ आएगा, then the pressure decreases. तब प्रेशर क्या होगा, कम होगा. then the pressure decreases. then the pressure decreases. come upwards, then the pressure decreases. due to decrease in pressure, 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 the solubility of gases, due to decrease in pressure, the solubility of gases, the solubility of gases, the solubility of gases decreases in the blood, decreases in the blood. It means अब जो गैसेस है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्केप करके बाहर निकलने की होगी. तो solubility of gases decreases in the blood. The release gases form bubbles. The release gases form bubbles. और जो गैसेस निकल रही है वो क्या बनाएगी, बबल्स बनाएगी. फॉर्म बबल्स. तो गैसेस निकलेगी तो बुलबुले बनेंगे, फॉर्म बबल्स, है ना. ब्लॉक द कैपिलरीज, ब्लॉक द कैपिलरीज. और ये जो बबल्स हैं ये क्या करेंगे, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे. block the capillaries. Bubbles block the capillaries. Bubbles block the capillaries and create medical condition, and create medical condition. Medical
कंडीशन, और ये अब बीमारी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्रिएट मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड बेंड, और इसको कहते हैं बेंड्स, ओके बेंड्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड्स, टेक्निकली दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड्स। तो इसमें ओवरऑल ध्यान क्या रखना है, ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि जब कोई पर्सन समुद्र के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। व्हेन पर्सन कम अपवर्ड्स, और जब वो व्यक्ति ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब सरफेस पर वापस आने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर कम होगा तो गैसेस रिलीज होने की कोशिश करेंगे, और अगर गैसेस रिलीज होंगे तो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म बबल्स, और वो गैसेस बबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो गैसेस बबल्स बनाएंगे विच ब्लॉक द कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा, और दिस टेंडेंसी इज मेडिकली कॉल्ड बेंड्स, इस टेंडेंसी को बेंड्स कहते हैं, हिमोरेज भी कहते हैं इसको। तो ये बेंड्स की टेंडेंसी है, ये ध्यान रखेंगे। तो मेडिकल टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी अगर प्रॉपर मिक्सचर नहीं है तो, ठीक। अब उसके बाद अगली बात, ये तो हो गई सी डाइवर्स की। अब अगर एक व्यक्ति है वो हाई अल्टीट्यूड पर जाता है, पर्सन मूव टू हाई अल्टीट्यूड, है ना, तो अगर हाई अल्टीट्यूड पर गया तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर कम होगा, तो जो ऑक्सीजन है उसका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो भी कम होने लगेगा। तो पर्सन सफरिंग सम ट्रबल इन ब्रीथिंग, अब फिर भी उसको ब्रीथिंग में ट्रबल होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, तो इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं, एंड इट कॉजेज द वीकनेस ऑफ मेमोरी, और इससे मेमोरी भी कम होती है उस पर्सन की। तो एक और कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो इन द बेंड्स यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया, तो ये हो गई वाटर की बात। तो अगली बात, एट हाई अल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर जा रहा है, हाई अल्टीट्यूड पे जा रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का कम हो जाएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस। This leads the lower concentration of oxygen in blood. This leads the lower concentration of oxygen in blood, जिससे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम होने लगेगी। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड leads the lower concentration of oxygen in the blood, जिससे जो पर्सन है उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से कम होने लगेगा। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ओके, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इट मेक्स द क्लाइंबर, और इसे जो चढ़ने वाला व्यक्ति है, इट मेक्स द क्लाइंबर weak, unable to think, और दुर्बलता और सोचने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। unable to think, जिससे पर्सन वीकनेस फील करेगा, अनएबल टू थिंक, और चीजों को प्रॉपरली सोचने में उसको प्रॉब्लम होगी, अनएबल टू थिंक, ओके। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज नोन एज, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। तो जब सी डाइवर्स की बात होगी तो बेंड, और व्हेन अ क्लाइंबर इज ऑन द हाई एल्टीट्यूड, जब कोई क्लाइंबर हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा
तो उसको जो डिसीज होगी, उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दैट मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया। तो उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में कम हो जाएगी। इट मींस देयर इज द पर्सन लीड्स विद द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंपोजिशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर ब्लड में कम होगा तो द पर्सन फील वीकनेस, और वो व्यक्ति जो है वो कमजोरी महसूस करेगा। पर्सन फील वीकनेस एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और उसको कोई भी चीज सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ का डिटेलिंग हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की हमने बात किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। ओके कमांडोज, थैंक यू।